गुड मॉर्निंग। बैठो भी, बैठो बैठो। तोता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बफर आर्टिकल वैसे लगभग खत्म पे है। एक फाइनल प्रोफाइल जिसमें हमने ये कहा था कि एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा को चेंज करके वो क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या बफर किसी भी रूट पे भेजा जा सकता है, वो वाला ये क्वेश्चन देखिए। आपको दो कंपाउंड दिए गए हैं, एस्टिक एसिड और NaOH। इनकी मोलैरिटी दी हुई है और वॉल्यूम वर्ड्स में दोनों का इक्वल मिलाया गया ऐसा बोला है और हमें पीएच निकालना है। पीएच से रिलेटेड हर क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 1 ही है, हाउ टू एनालाइज कि वो कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। ये आपके पास एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, ये दो अलग अलग कंपाउंड है और एक एसिड एक बेस है। इसका मतलब ये आपस में रिएक्ट करते, तो इनकी रिएक्शन से CH3COO Na प्लस H2O बनना था। नाउ T=0 पे M1V1 के नाम पे आपको इसके 0.2V इतने मोल मिल रहे हैं और M2V2 के नाम पे इसके भी 0.2V मोल्स हैं। V मैंने वॉल्यूम का सिंबल माना है, तब ये दोनों स्टार्टिंग में 0 थे। ये वो X और Y वाली कहानी है जो अपन ने थ्योरी में समझाई थी। अगर एसिटिक एसिड ज्यादा और NaOH कम होता तो ये बफर का क्वेश्चन होता। ये दोनों बराबर है तो आपको इन दोनों को 0 बोल देना है। बोथ आर लिमिटिंग। इस केस में ये दोनों खत्म हो गए, तब आपके पास इधर 0.2V क्रिएट हो जाता और वो स्टिल मोल्स हैं। तो आपके पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन में केवल CH3COO Na है, विच इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और आपको इसका फॉर्मूला 7 + ½ pK + ½ log C ये लगाना है। क्योंकि ये खत्म हो गए, आपके पास केवल सॉल्ट एंड वाटर बचे, तो उस सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन का पीएच सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इस फॉर्मूले से निकलता। इसमें 7 + 1/2 यहां 5 - log 2 से 4.7 आ रहा होता। एक स्टेप अभी भी इंपॉर्टेंट बच रहा है और वो है कंसंट्रेशन पुट करना। M × V करने से जो आपने आंसर निकाला है वो स्टिल मोल्स में है, और इसकी कंसंट्रेशन जब निकाली जाएगी तो मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम में आपको ऊपर 0.2V रखना है, बट नीचे 2V। वॉल्यूम दोनों के मिक्स हो गए, वो टोटल वॉल्यूम यहां पे डिवाइड में आना चाहिए। 0.2V तो मोल्स की संख्या है और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये 0.1 ये इस जगह कंसंट्रेशन में पुट होगा।
वही क्वेश्चन अगर ये इक्वल वॉल्यूम की जगह 2:1 रेशो में मिक्स होते तो। कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान है, लेकिन लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन वो मेन है। क्या होना है सेकंड पार्ट में? ये अगर 2 मिलाया तो ये 1 ही मिलाया है, तो ये ज्यादा कम वाली सिचुएशन वो x ग्रेटर y वाला केस बन जाएगा। एट ए टाइम इनमें से कुछ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं 2 पार्ट्स में बस यही दिखा रहा हूं आपको कि सेम सेट ऑफ कंपाउंड्स कैसे मिलाए गए कैन लीड टू 2 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस पूरा पूरा खत्म हो रहे होते तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। वीक एसिड पूरा खत्म नहीं हुआ तो बफर वाला क्वेश्चन है। वॉल्यूम आप 2:1 रेशो में 2 और 1 भी मान सकते हैं, वी के सिंबल में मानना कोई जरूरी नहीं है। तो 0.4 0.2 0 और ये बचेगा, NaOH खत्म हो जाएगा और इन दोनों को आप एसिडिक बफर के फंडे से सॉल्व करोगे। सॉल्ट वाली जगह और एसिड वाली जगह ये वैसी सिचुएशन आ रही है जैसे 25% 75% वाला एक क्वेश्चन किया था, वहां थ्योरी रिजल्ट लिखा है लास्ट में कि 50% न्यूट्रलाइज पे दोनों बराबर होके, तो ये 0.2V बच रहा है, ये भी 0.2V बन गया, तो ये हाफ न्यूट्रलाइज वाली सिनारियो ही आ गई और लॉग में सॉल्ट एसिड बराबर होके pH इक्वल टू pKa। वो आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से KSP वाला आर्टिकल ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आयनिक में से देखा गया है एंड 2/3 ऑफ KSP आर्टिकल इजी टू डू ही है। केवल हल्का सा एक जो कंसेप्ट है इसमें थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल आता है। तो यूजुअली KSP पॉपुलर वैरायटी भी है, आयनिक में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी टू डू, रिलेटिवली आसान है बाकी टॉपिक्स के मुकाबले। KSP जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का सिंबल है,
ये इस चैप्टर के बाकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की तरह ही ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो अदर देन टेम्परेचर किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। तो जैसे के था, के बी था, के डब्ल्यू था, के हाइड्रोलिसिस था, उसी तरह का ये के एस पी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। पर कुछ ऐसा है जो इस के को बाकी सबसे डिफरेंट बनाता है, और वो डिफरेंस एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में होमोजीनियस रिएक्शन का केपीकेसी लिखना और हेट्रोजीनियस रिएक्शन का केपीकेसी लिखना। अगर आप N2 + 3H2 2NH3 रिएक्शन जिसमें सब गैस हैं उसका केसी केपी लिखते हो तो N2 का, H2 का, अमोनिया का, सबका नाम केपीकेसी में दिखता है। वाइल वही रिएक्शन CaCO3 सॉलिड, CO सॉलिड, CO2 गैस है तो सॉलिड के नाम नहीं आ रहे होते, केवल CO2 गैस का आ रहा होता है। एग्जैक्टली यही डिफरेंस केएसपी और बाकियों में है। जब आप ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ पढ़ रहे होते हो तो यहां पे लिखा हुआ कंपाउंड भी इलेक्ट्रोलाइट की एक्वस फॉर्म होता है, और उससे जो आयंस टूटते हैं वो भी एक्वस फॉर्म में होते हैं। तो जब आप के डिसोसिएशन लिखते हो ओस्टवाल लॉ में तो आयंस के नाम भी आ रहे होते हैं, अपॉन में उस इलेक्ट्रोलाइट का खुद का नाम भी आ रहा होता है। जैसे ए बी गिव्स A + B-, तो उसका के डिसोसिएशन कैसे लिखते हैं? A+ की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय B- की कंसंट्रेशन अपॉन AB भी आता है। और यही केएसपी और बाकी सारे के में अंतर है। केएसपी इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, सॉलिड्स के घुलने के समय के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम केएसपी है। क्वेश्चन वाले को बार बार सॉलिड बोलना ही नहीं है, आपको डेफिनेशन का पार्ट समझना है। केएसपी किसका निकलता है? सॉलिड्स का। तो आप जब भी उस कंपाउंड को आयंस में ब्रेक करेंगे तो डिसॉल्व होने से रिलेटेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो डिसॉल्व होने के नाम पे जो आयंस बनेंगे वो तो एक्वस में कन्वर्ट हो गए, लेकिन आपने जो सॉलिड लिया है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल, कम घुलने वाला लिया है, यानी कि जो मात्रा डाली होगी उस सॉलिड की वो पूरी पूरी डिसॉल्व नहीं हुई है। तो केएसपी कौन से इक्विलिब्रियम की स्टडी कर रहा है? फिर जो पार्ट घुल गया उससे जो आयंस बने उसके बीच, और जो पार्ट नहीं घुला अभी भी जो सॉलिड है उसके बीच जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप केएसपी से लिख रहे हो। तो अगर मैंने ऐसा कोई सॉलिड लिखा और मैंने कहा इसका केएसपी का एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो कोई नया नहीं करना, आपको जो पता है वही लिखना है। पहला प्रोडक्ट आयन AY+, ये आयन का नाम है, और कोफिशिएंट x उसकी पावर में दिखता, मल्टीप्लाई बाय BX-, ये आयन का नाम है, पावर में ये y दिखता, अपॉन में कुछ नहीं आना है क्योंकि XBY सॉलिड था इस वजह से। द ओनली डिफरेंस बिटवीन केएसपी और बाकी चैप्टर में जो के चल रहे हैं वो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस वाला कंसेप्ट है। केएसपी हमेशा सॉलिड्स के लिए लिखा जाएगा, डिसॉल्व होने पे जो आयंस बनेंगे वो प्रोडक्ट आयंस कंसंट्रेशन रेज टू पावर तो आप लिखा देखोगे के में, बट अपॉन में उस सॉलिड का खुद का कोई टर्म नहीं आएगा। वापस थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं टॉपिक को। कोई हमसे पूछे केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में वर्ड सॉल्युबिलिटी आ रहा है, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हेनरी लॉ वगैरह के समय पे हमने जैसी लिखी थी कुछ वैसी ही है कि कोई चीज मैक्सिमम कितना घुल पाती है किसी फिक्स सेट ऑफ कंडीशंस में। अब यहाँ पे आप पूरे चैप्टर में कंसंट्रेशंस यूज कर रहे हैं तो यहाँ सॉल्युबिलिटी भी अपनी सुविधा के हिसाब से मोल पर लीटर में ही आप मेजर करोगे। आपको जो कंसंट्रेशंस यूज हो रही हैं उन्हीं में से किसी को एस सिंबल देना है। फर्स्ट टास्क आपका यही होता है जो 50% है केएसपी टॉपिक का, कि केएसपी और एस के बीच अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। कहीं केएसपी इज इक्वल टू S², कहीं 4S³, कहीं 27S⁴, तो एस देके केएसपी या केएसपी देके एस पूछा जाना, ये कॉमन वेराइटी है। तो मैंने अगर आपसे पूछा होता कि अगर केएसपी के नाम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में सॉल्युबिलिटी वर्ड आ रहा है, और सॉल्युबिलिटी मींस
मैक्सिमम कितना घुलेगा। तो जो जो चीज घुलेगी, क्या मैं उस हर चीज का केएसपी निकाल सकता हूं क्या? सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक है केएसपी। जब जब कोई चीज सॉल्युबल रही होगी तो मैं केएसपी निकाल सकता हूं क्या? पहली बात, मैं एक्वस मीडियम में ही बात कर रहा हूं इस पूरे चैप्टर में, तो और किसी में कौन कितना कम ज्यादा घुलता है उससे मुझे मतलब नहीं है। इन वाटर कौन कैसा घुलेगा इससे मतलब है। मैंने कहा वाटर में चीनी घुलती है, तो चीनी का केएसपी लिखूं क्या? तो सुक्रोज C12H22 को 11 ही बोलते थे ना, शुगर या केन शुगर को। तो पहली पाबंदी क्या है आपके टॉपिक में? पानी में घुलने वाले हर सब्सटेंस का केएसपी नहीं निकालना है मुझे। मेरा टॉपिक ही आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो आयंस में कुछ टूटेगा तभी बात होगी। नॉन आयनिक सॉल्यूट से मुझे मतलब नहीं है। तो चीनी डिजोल्व्स इन वाटर, वो एक सेपरेट आर्टिकल है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, मना नहीं कर रहे, बट उसके कोई केएसपी की स्टडी नहीं होनी है। ठीक है साहब, आयनिक वाला लेना है, नमक घुलता है पानी में, NaCl डिजोल्व्स इन वाटर, तो NaCl का लिख दूं क्या केएसपी? फिर जवाब है नहीं। पहले ही पाबंदी कौन से रिजेक्ट हो गए? जो नॉन आयनिक है उनसे मुझे मतलब नहीं है। अब जो आयनिक वाले बचे उनसे सबसे पूछा, ज्यादा घुलोगे कम घुलोगे, ज्यादा घुलोगे कम घुलोगे। जिन्होंने बोला ज्यादा घुलेंगे उनको बोला भागो यहां से, ज्यादा घुलने वाले नहीं चाहिए। कैसे चाहिए? स्पैरिंगली सॉल्युबल, क्योंकि ज्यादा घुलने में तो रिस्क है कि आपने इरिवर्सिबली काम ना कर दिया कहीं। अगर पूरा घुल गए तो फिर इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, तो हम स्टडी कहां से करेंगे? तो आई हैव टू इंश्योर कि इक्विलिब्रियम बने। उसके लिए कैसे लिए गए कंपाउंड? कम घुलने वाले, स्पैरिंगली सॉल्युबल। हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में स्पैरिंगली सॉल्युबल ही है? केएसपी का नंबर बताएगा आपको हमेशा। कैसे आएंगे केएसपी? 10 की पावर -6, 8, 12, 15, 20, 25, 30, सब 10 की माइनस पावर चल रही होगी। और एस भी जब सॉल्व होके आएगा तो कैसा होगा? 2 इंटू 10 पावर -8, 4 इंटू 10 की पावर -6, तो 10 की माइनस पावर मीन्स बहुत कम सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। आप हाई सॉल्युबल कंपाउंड्स में डील नहीं कर रहे हैं, कम घुलने वाले में डील कर रहे हैं। और फाइनल समरी बता रहे हैं अब कि कौन से वाले दिखेंगे आपको केएसपी के कंपाउंड में। आपको दिखेगा क्वेश्चंस में AgCl का केएसपी आता हुआ, AgBr का केएसपी आता हुआ, AgI का केएसपी आता हुआ, BaSO4 का केएसपी आता हुआ, PbS का केएसपी आता हुआ। ये वो कंपाउंड है जो कभी ना कभी आईओसी में अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट नाम से पढ़े हैं आपने। AgCl इज व्हाइट PPT, BaSO4 इज व्हाइट PPT, PbS इज ब्लैक PPT। तो प्रेसिपिटेट वाले जो भी कंपाउंड है उनके लिए ही केएसपी टॉपिक बना है। फिर अपन अटक जाएंगे अब कंसेप्चुअली कि सर प्रेसिपिटेट तो जो नहीं घुला वो जो बैठ गया उसका बनाना। आप कह रहे हो कि जो घुलने वाला है भले ही वो कम घुला हो उसका केएसपी निकालेंगे, तो ये आपका भ्रम है कि आप AgCl को इनसॉल्युबल समझ के पीपीटी बनता हुआ बोल रहे हैं। अगर मैंने चम्मच में 5 ग्राम AgCl डाला तो 5 में से 4.9999 समथिंग तो पीपीटी बना हुआ दिखेगा, और बाकी कुछ 0.00 समथिंग वो घुला भी होगा। पीपीटी इनसॉल्युबल वालों का नहीं, किनका बनता है? स्पैरिंगली सॉल्युबल वालों का ही बनता है। बहुत कम वो घुलेंगे और उसके अलावा सारी मात्रा पीपीटी फॉर्म में बैठ जाएगी। अगर आपने किसी का 10 ग्राम ऐड किया और उसकी सॉल्युबिलिटी है 2 मिलीग्राम, तो 10 ग्राम में से केवल 2 मिलीग्राम घुल पाएगा, बाकी सारा तो बैठ जाएगा ना। तो आपको ऑलमोस्ट सारे का सारा बैठा हुआ दिख रहा होता है, तो आप ये सोचते हो कि जो बैठ गया वो सॉल्युबल नहीं था, लेकिन वो सॉल्युबल था। कैसा था? लेकिन स्पैरिंगली सॉल्युबल था। क्लियर है ये बात? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वापस पहुंच जाते हैं। बताइए इक्वेशन कैसी लिख रहे होते थे वहां शुरू में? अगर कोई भी कंपाउंड की 2 टाइम की इक्वेशन लिखनी होती थी तो शुरू वाली कैसी लिखते थे? C0 C-X, इधर जो भी कोफिशिएंट है उसके हिसाब से ऐसे लिखते थे। और फिर यहां अल्फा समझाया था X/C, तो X को C अल्फा लिखा था ना, बस यही ऐसे है। अब यही ऐसे है। बाकी किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके लिए वो इक्वेशन का X क्या बताना चाह रहा था? कितना पार्ट डिसोशिएट हो गया। अब डिसोसिएशन की जगह मैं इस रिएक्शन को क्या बोल रहा हूं? डिसॉल्व होना, डिसोल्यूशन। तो आप इनिशियल नंबर में से जो माइनस करके दिखा रहे हो वो क्या बता रहा है मुझे? उतना घुल गया है, और घुल गया वाले कोई तो सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। बात समझ में आई?
आप इसको ग्राम में समझिए, यहाँ पे 10 ग्राम लिखा है और बाद में 10 - 2 के 8 ग्राम हो गया। तो जो सॉलिड के खाने में लिखा है 10 और 0 0, इसका मतलब क्या समझू? शुरू में 10 ग्राम पूरा इनसॉल्युबल है, घुला कुछ भी नहीं है। बाद में 10 - 2 = 8 लिखा होता तो क्या मतलब है? 8 अभी भी बिना घुला पड़ा हुआ है। तो 10 और 8 का जो डिफरेंस है 2, वो घुल के आयंस में कन्वर्ट हो गया, वही तो सॉलिबिलिटी बोली जाएगी। लेकिन कब, कहां रुक जाऊं सर? ये तो 10 - 0.5 भी हुआ होगा ना, कभी कभी ये 10 - 1 भी हुआ होगा, कभी ये 10 - 3 भी होगा। रुकना कहां है? इक्विलिब्रियम पर। सॉल्युबिलिटी में एक वर्ड यूज कराया गया था हेनरी लॉ के समय, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है सैचुरेटेड वर्ड का मतलब? मैक्सिमम घुल गया और नहीं घुल पाएगा। वैसे इस रिएक्शन में कब आएगा सैचुरेशन? जब तक आप फॉरवर्ड जाते रहोगे, रिएक्शन क्वोशिएंट के हिसाब से बोले, जब तक Q लेस देन K चलता रहेगा तब तक ये रिएक्शन आगे जाती रहेगी। उसको क्या बोलूंगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि और घुलता दिखेगा सॉलिड। लेकिन जैसे ही Q = K टाइप आ जाओगे, R फॉरवर्ड = R बैकवर्ड हो जाएगा, तो बोलेंगे मैक्सिमम घुल चुका है, अब और नहीं घुल सकता, क्योंकि फिर जितना घुलेगा उतना वापस बिना घुले फॉर्म में बैकवर्ड में वापस भी आ जाएगा। उस समय तक जो इक्विलिब्रियम आने तक मैक्सिमम घुल पाया, उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। लिखिए डेफिनेशन। It is the maximum concentration. It is the maximum concentration of sparingly soluble compound. It is the maximum concentration of sparingly soluble compound which can be converted into ions. It is the maximum concentration of sparingly soluble compound which can be converted into ions till equilibrium is reached. Till equilibrium is reached. ब्रैकेट में लिख दीजिए, equilibrium condition is also known as saturated solution. It is the maximum concentration of sparingly soluble compound which can be converted into ions till equilibrium is reached. Equilibrium condition can also be called saturated solution. तो पुरानी इक्वेशन में जो आप C में से C अल्फा पोर्शन माइनस करते थे, उस C अल्फा पोर्शन को ही आपको सॉल्युबल पार्ट मान के S से रिप्लेस कर देना है। पुराना मैथ्स वैसे ही चलेगा जैसे चलता था, और आपको अल्फा के टर्म में सीधे लिखनी नहीं आए तो पहले आप x के टर्म्स में इक्वेशन लिख लो, फिर रफ में x अपॉन इनिशियल को अल्फा लिख के अल्फा के टर्म्स में इक्वेशन बना लो। जितनी जगह आपको इक्वेशन में C अल्फा आता दिखे, उसको सर्कल मारते जाओ और हर C अल्फा के बदले S लिखते जाना है। तो अब इमेजिन करिए क्या होगा अगर ये ए बी टाइप हुआ, जो यहां भी एक A प्लस दे, यहां भी एक B माइनस दे, तो आप C0 0 के बाद अगली इक्वेशन में C माइनस C अल्फा करते तो यहां एक ही C अल्फा और यहां एक ही C अल्फा आता, और उन C अल्फा को जब आप S और S लिखोगे तो S स्क्वायर फॉर्मूला उसी तरीके से बनेगा। जब यहां एक A हो पर यहां दो B हो, तो अगली बार आप यहां 0 0 के बाद लिखोगे तो यहां C अल्फा आ रहा होगा तो यहां 2C अल्फा आ रहा होगा, यहां C अल्फा को S लिखोगे तो वहां 2C अल्फा को 2S लिखोगे। इस तरह से स्टोइकियोमेट्री बदलने से बार बार KSP और S के बीच अलग अलग तरह के फॉर्मूले बनेंगे। केवल ये एक आर्टिकल ऐसा है जिसमें नॉन AB टाइप कंपाउंड्स के भी भरपूर क्वेश्चन दिखेंगे आपको। बाकी सब जगह बार बार नोट में लिखते थे कि ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ये
ओनली ए बी टाइप पे लगेगा, नॉन ए बी टाइप पे नहीं लगेगा। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला एक ही टाइप पे लगना है, लेकिन हर टाइप के लिए आप फॉर्मूले से फेमिलियर रहोगे। नॉन ए बी टाइप के भी खूब सारे क्वेश्चन आएंगे। तो क्या करना है मुझे, जो नॉर्मल इक्वेशन बनी उसमें से सी अल्फा पोर्शन को एस लिखना है। क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर आपने इसको सी पे चालू किया तो अगली लाइन में सी माइनस सी अल्फा लिखने का मतलब आप क्या बता रहे हो, सी अल्फा वो पोर्शन है जो आयंस में कन्वर्ट हुआ है। इस समय ये रिएक्शन क्या दिखा रही है, घुलना, डिसॉल्व होना। तो सी अल्फा कौन सा पार्ट हुआ, जो डिसॉल्व हुआ है। और क्योंकि आपने इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे स्टेबल होते देखा, तो सी अल्फा आपके लिए वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है इस स्पैरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड की, जिसको आप डिसॉल्व करके आयंस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। और उसी मैक्सिमम कंसंट्रेशन का नाम एस रखा गया है, सॉल्युबिलिटी रखा गया है। तो कैसी यूनिट में आएगी सॉल्युबिलिटी, आपके पास अल्फा यूनिटलेस है तो आपके एस की यूनिट मोलैरिटी वाली आएगी। क्योंकि अल्फा सी अल्फा में यूनिटलेस चीज है, एस सी वाली यूनिट्स में मोल पर लीटर या कैपिटल एम में मेजर होगा। अभी आप इस आर्टिकल के क्वेश्चंस आगे करोगे तो मोल कंसेप्ट में जो छोटे मोटे यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस होते हैं कि 1 ग्राम में इतना है तो 100 ग्राम में कितना है, 10 ml में इतना है तो 1 ml में कितना है, वो स्टेप यहां अक्सर करना पड़ेगा। आपने कोई क्वेश्चन किया जिसमें आपका एस का आंसर ऐसा कुछ आया, तो उसकी यूनिट पहली बार में मोलैरिटी आई होगी। क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा ये जो भी कंपाउंड है 5 लीटर में इसके कितने ग्राम घुले हुए हैं। क्वेश्चन का जो एंड हुआ वो हुआ 5 लीटर में कितने ग्राम घुले हुए हैं। तो आपका फॉर्मूला आपको उस यूनिट तक अपने आप नहीं पहुंचाएगा, आपका सॉल्व वॉल्व होके एस पहले कौन सी यूनिट में आएगा, मोलैरिटी यूनिट में है। अब आगे का स्टेप आपको खुद से कॉमन सेंस बेसिस पे करने हैं। आप इस यूनिट को तोड़ते तो क्या बोलते, 1 लीटर में दिस मैनी मोल्स घुले हुए हैं, तो आप ऐसे यूनिटरी मेथड स्टाइल में लिखते 1 लीटर में इतने मोल हैं। क्वेश्चन वाला अगर पूछ रहा होता 5 लीटर में कितने ग्राम घुले हैं, तो क्या करूं पहले, 1 में इतना तो 5 में कितना, तो इंटू 5 करके 5 लीटर का हिसाब निकलता। वो कौन सी यूनिट में होता, मोल्स में, तो उसे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके आप ग्राम में बदल रहे होते। तो यहाँ छोटे मोटे यूनिट कन्वर्जन अक्सर आपको करने को मिलेंगे। मैं इनमें से एक यूनिट कन्वर्जन यहां लिख रहा हूं। अगर मेरे को एस ग्राम पर लीटर यूनिट में चाहिए, अगर मुझे एस ग्राम पर लीटर यूनिट में चाहिए, तो पहली बार वो एस जिस यूनिट में आया होगा इन मोलैरिटी वाली यूनिट में, याद करिए जैसे ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ पढ़ते थे सॉल्यूशन में, तो क्या करते थे, मोलैरिटी वाले में मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई, ये भी तो वही हो रहा है। ये वाला एस मोलैरिटी यूनिट में है और इसमें मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करके ये ग्राम पर लीटर वाली यूनिट में कन्वर्ट हो जाता। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है, एस की मोलैरिटी वाली, फॉर्मूले से उसी यूनिट में आएगा, और एस पुट भी होना है फॉर्मूले में तो उसी यूनिट में पुट होना है। बाकी आप खुद से उसको कई अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कॉमन यूनिट है ग्राम पर लीटर, तो ये मोलैरिटी वाली यूनिट का जो एस है इनटू मॉलिक्यूलर मास करने से ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। बनाइए इस कंपाउंड की 2 टाइम की इक्वेशंस। वही कंपाउंड ए एक्स बी वाई अगर मैंने दोबारा लिखा है तो t इक्वल टू 0 पर कैसे लिखा जाए, C 0 0, और एट इक्विलिब्रियम बोलो या एट सैचुरेशन बोलो, क्या लिखा गया होगा,
C माइनस सी अल्फा, उस सी अल्फा को आप अब S लिखना सीख चुके हैं, तो इसे सीधे C माइनस S जैसा लिखूं, C माइनस S जैसा लिखूं, पर कोफिशिएंट्स का ध्यान रखते हुए लिखना है। अब इसके एक से इधर X बने तो यहां S खर्च होने पे यहां X इंटू S बना होगा, होता था ना ऐसा ही हमेशा। वैसे ही 1 गिव्स Y, तो S खर्च होने पे Y इंटू S ऐसा इधर बना होगा। और कुछ करना चाहिए क्या मुझे? वैसे तो मेरे को फॉर्मूले में याद रहेगा कि सॉलिड के नाम में अपॉन में एक्टिव मास 1, केएसपी में मुझे अपॉन में कुछ लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में हेट्रोजीनियस के क्वेश्चंस में कुछ सिखाया गया था कि या तो सॉलिड लिक्विड के खाने में डैश ही छोड़ दिया करो या फिर लिख के काट दिया करो। तो ये वाला मैंने अपने समझने के लिए लिखा था, बस ये कहीं फॉर्मूले में पुट नहीं होगा, फॉर्मूले में केवल ये वाले पुट होंगे। आपका एक ऑल इन वन फॉर्मूला बनने वाला है। ये रहा आपके पास केएसपी का फॉर्मूला, ऑलरेडी लिखा हुआ था आपने। तो केएसपी में ए वाले आयंस की पावर एक्स लिखनी थी, बी वाले आयंस की पावर वाई लिखनी थी। बोल दीजिए क्या करना है आगे। इन आयंस की वैल्यू जो इनके खाने में आ रही है वही है, ये इनके खाने में आया था x मल्टीप्लाई बाय एस, ये यहां रखा गया अंदर, और इस पे पावर में x और है, ये y इंटू एस यहां रखा गया डिब्बे के अंदर, इस पे पावर y और है। अब इसमें से x y सब अलग कर दो और s की पावर अलग कर दो। ये है ऑल इन वन जो एक रटना है अपने को, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। जैसे ही एक्चुअल कंपाउंड आएगा आपको x और y पता होंगे, और वो x और y 1 2 3 कितने हैं उससे बाहर तो एक नंबर क्रिएट हो जाएगा, और s पे कितनी पावर आनी है वो भी क्रिएट हो जाएगा। इसी एक से ही सारे बनेंगे। आपको टॉप 4 तो सीधे याद रहते हैं, आए वो इसी से हैं। एक एस स्क्वायर बनेगा, एक 4s क्यूब बनेगा, एक 27s पावर 4 बनेगा, एक 108s की पावर 5 बनेगा। वो टॉप 4 है, वो सब इसी से ही आए। पर ये पता है तो और भी कोई नया बनना होगा तो हाथों हाथ आप क्रिएट कर सकते हो। एक्स और वाई क्या है, इनको लेके कंफ्यूजन नहीं रखना कि यहां जो फॉर्मूला लिखा आएगा उसमें नीचे क्या लिखा दिखेगा उसको एक्स और वाई बोलना है। यहां से नहीं देखने एक्स और वाई, जो नाम दिया है उसको तोड़िए और वहां आयंस के कोफिशिएंट कितने बने वहां से एक्स और वाई ठीक ठीक पता लगेगा। जैसे मैंने आपसे कभी पूछा था वाटर ए बी टाइप है या नहीं, तो मैंने बोला था ना कि H2O के साथ ए बी लिख के बैठोगे तो फर्स्ट लाइन में यही फील आएगा, नहीं सर ए बी टाइप नहीं है। लेकिन वो ए बी टाइप है, ये कहां से पता लगता है? तोड़ने के बाद यहां भी एक निकला और यहां भी एक निकला, इसलिए ए बी टाइप बोलते हैं। तो आपको एक्स और वाई सही सही पता लगाने का तरीका यहां पे क्या लिखा है वो नहीं देखना है, उसको तोड़ दीजिए। आयंस में क्या कोफिशिएंट मिल रहे थे वो एक्स और वाई में पुट होंगे, जैसे नाम लिखा आया ऐसा ढूंढ लो एक्स वाई, यहां से ऐसे रखे रखे तो कुछ भी नहीं पता लगेगा। तो 2 2 3 बहुत सारे नंबर लिखे हैं ना, जब आप इसको प्रॉपरली तोड़ोगे तो आपको सही कोफिशिएंट का फील आएगा कि इसमें 2 Ag प्लस निकलेंगे और वो एक कोफिशिएंट 2 बनेगा, और ये पूरा एक ही आयन बनेगा H2O3, उसका कोफिशिएंट 1 को आप एक वाला कोफिशिएंट बोलते।
तो आपको आयंस में प्रॉपरली तोड़ने के बाद ही सही एक्स और वाई डिसाइड होता है। मैं सिर्फ एक बता के छोड़ दूं तो भी चल जाएगा। मैं उसी में एक्स वाई के अलग अलग 2-3 केसेस जो फेमस हैं वो पुट कर करके दिखा दे रहा हूं आपको। इजीएस्ट फॉर्मूला एस स्क्वायर, वो हर उस कंपाउंड के लिए वैलिड है जो ए बी टाइप हो। अगर एक्स और वाई दोनों कोफिशिएंट एक और एक निकले हैं तो आपको एस स्क्वायर फॉर्मूला बनते हुए दिखता। वो इस फॉर्मूले में आप एक्स को 1 रखोगे, 1 की पावर 1 एक, वाई को भी 1 लिखोगे, 1 की पावर 1 एक, यानी बाहर कुछ नंबर क्रिएट नहीं हो रहा, बाहर सिर्फ 1 है और एस में एक और एक पावर जुड़ के स्क्वायर बनेगा। ये पहला और सबसे आसान है। आपसे छोटे छोटे क्वेश्चनों में कई बार सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लिया जाएगा इस कंपाउंड के लिए, केएसपी और एस में फॉर्मूला क्या है। वो दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, केएसपी इन टर्म्स ऑफ एस भी पूछ सकते हैं, एस इन टर्म्स ऑफ केएसपी भी पूछ सकते हैं। तो या तो केएसपी एस स्क्वायर बोलो या एस केएसपी की आधी पावर है, स्क्वायर रूट है, ऐसा बोलो। ए बी टाइप के अलावा जो आप फॉर्मूला आगे नया बनाएंगे वो दो दो तरह के कंपाउंड्स पे कॉमन बनेगा। जैसे AB2 अलग शक्ल है, A2B अलग शक्ल है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम ही बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला बनाया है आपने वो x और y में सिमेट्रिकल है। x की पावर x है तो y की पावर y भी है, s की पावर में x जुड़ रहा है तो y भी जुड़ रहा है। तो x और y अदला बदली होने से फॉर्मूले की शक्ल पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार आप x को 1 y को 2 बोल रहे हो, या एक बार x को 2 y को 1 बोल रहे हो, इससे डेरिवेशन में वैल्यूज पुट करने पे कोई फर्क नहीं होगा। आपको एक बाहर 1 पावर 1 दिखेगा और एक बाहर 2 पावर 2 दिखेगा। इनमें से पहले किसी को भी लिख दो, बाद में किसी को भी लिख दो, अल्टीमेटली बाहर 4 आना है। और s की पावर 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, वो पावर में क्यूब क्रिएट होता। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है कि s is 4s³ या s is KSP/4 का क्यूब रूट। एक और 3 वाला कॉम्बिनेशन, कोई एक आयन 1 निकल रहे हो, कोई एक आयन 3 निकल रहे हो, x1 y3 या x3 y1, बोलिए क्या क्या बनेगा? KSP बराबर 1 की पावर 1 एक टर्म, 3 की पावर 3 दूसरा टर्म, और s में पावर 1 3 जुड़ गए तो बाहर का नंबर आया 27, पावर में आया 4। अब जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको दो तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। आसान, जिसमें फॉर्मूला बना के ही बात खत्म हो जाएगी, वो फॉर्मूला पूछेगा वहीं रुक जाना है। जब फॉर्मूला पूछने पे रुक जाना है, उसको आगे फॉर्मूले को काम में नहीं लेना, तो पावर s पे 4 आए, 5 आए, 8 आए, 10 आए, कितनी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मूला बनाने के बाद उसमें KSP पुट करके s सॉल्व करना है या s पुट करके KSP सॉल्व करना है, तो वो
स्क्वायर या क्यूब में ही मोस्टली क्वेश्चन पूछेगा। क्यों? क्योंकि जितनी पावर बढ़ाते जाओगे कैलकुलेशन उतनी भारी भी तो होती जाएगी। चौथी पावर कौन निकालेगा, चौथी रूट कौन निकालेगा? तो बहुत हाई पावर वाला न्यूमेरिकल जनरली नहीं पूछते, न्यूमेरिकल जनरली स्क्वायर क्यूब के अंदर में ही रहता है, लेकिन फॉर्मूला अप टू एनी पावर तक जा सकता है। जैसे 2 और 3, 3 और 2 वाले में टोटल पावर 5 तक भी आ जाएगा आपके पास। 2 3 3 2, कोई एक 2 है, कोई एक 3 है, कोफिशिएंट्स 2 3 वाला कॉम्बिनेशन। तो उस जनरल फॉर्मूले में 1 2 की पावर 2 4 क्रिएट होता, 1 3 की पावर 3 27 क्रिएट होता। ये बाहर मल्टीप्लाई होते 4 और 27 108, ये तो बाहर का नंबर बनेगा, और एस पावर में 5 पावर आ जाएगी। केवल फॉर्मूला बनाना ही अपने आप में एक क्वेश्चन टाइप है इस टॉपिक में। अब सुनिए, जैसे पीएच के न्यूमेरिकल्स में कभी ऐसा होता था कि 3.3 10 की पावर -5 इतना H प्लस है, तो माइनस लॉग के बाद पीएच निकालो तो आप 5 माइनस लॉग 3.3, तो इसकी एक्यूरेसी की चिंता आप नहीं करते थे, इसको लॉग 3 4 जैसा मन जाता था आप राउंड ऑफ कर लेते थे, ऐसे ही करते थे। अब यहां पे भी आपको थोड़ा सा ऑप्शंस की मदद से क्वेश्चंस को करना है। अगर कहीं पे 27 एस पावर 4 फॉर्मूला लगना था KSP इक्वल टू वाला, और क्वेश्चन वाले ने आपको कुछ 4.2 10 की पावर -31 ऐसा KSP दे रखा है, और क्वेश्चन क्या आया, फाइंड द सॉल्युबिलिटी। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला है, 27 एस पावर 4 की वैल्यू ये है, और आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो वो जैसे पीएच में थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है, ऑप्शंस की मदद ले लेते हो आप, वैसा ही यहां पे भी करना है। क्या क्या करते हैं अपन, 27 उधर कहीं ना कहीं डिवाइड में गया होगा, ये पॉइंट उड़ाते पहले आप, 42 पावर -32 हो चुकी होती, इसके डिवाइड में 27 भी आता, उसके बाद ऑप्शन देखते आंसर आ चुका होता, उसके बाद कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सर 42/27 आ रहा था 1.5, इसकी 2 बार स्क्वायर रूट ली मैंने तो जाके 4th रूट निकला। बेवकूफ हो आप अगर ये सब कर रहे हो, आंसर यहां आ चुका है। आपको एस को पकड़ना है और केएसपी में जो 10 की पावर है उसको पकड़ना है, बस उस पावर को आधा 1/3 1/4 करने पे ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी सब फालतू बकवास है। क्या करना है अपने को, अगर एस की पावर 4 -32 ऑर्डर में आ रही है तो आफ्टर 4th रूट ये 1/4 हो चुकी होगी, यानी मुझे 10 की -8 वाले ऑप्शन ढूंढने हैं, और ऑप्शन वाले को पता है आपकी मजबूरी, तो वो लगभग सारे ऑप्शन 10 की अलग अलग पावर के होंगे, -8 भी ढूंढ लिया तो आपका काम चल जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 4 में से 2 ऑप्शन की 10 की पावर सिमिलर थी, तो थोड़ा बहुत अंदाजा बचे हुए टर्म का लगा लीजिए, बहुत एक्यूरेट एंड तक जाने की नौबत नहीं आएगी कभी भी। हरी बात समझ में? आपने जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा और याद किया जिसमें एक्स वाई पुट कर करके ये फॉर्मूले बन रहे हैं, क्या था वो फॉर्मूला, KSP बराबर x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y, जहां x और y कौन है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बोथ आयंस। सही बात है। अब दुनिया में मोस्ट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो जब टूटते हैं तो 1 काइंड ऑफ कैटायन 1 काइंड ऑफ एनायन ही देते हैं, तो आपको 2 कोएफिशिएंट मिलते हैं, उन्हें आपने एक्स वाई में रख दिया होता। कुछ ऐसे ऊट पटांग कंपाउंड हैं जो टूटते हैं 3 आयंस में, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो टूटते हैं 3 आयंस में, तो अगर वो 3 आयंस में टूटे होंगे तो बैलेंस रिएक्शन लिखने पे
3 बार उनका कुछ कुछ कोफिशिएंट आया होगा, और आपको क्या करना है, अगर कभी ऐसा कुछ दिखे तो अगर 2 कोफिशिएंट वाले में XY सिंबल थे तो 3 वाले में एक Z नाम से और बढ़ा लीजिए आप, और अपने फॉर्मूले का पैटर्न वैसे ही रखिए। बाहर अगर X पावर X था, Y पावर Y था, तो तीसरे आयन का भी Z पावर Z ऐसा बढ़ जाएगा, और X प्लस Y प्लस Z ऐसे बढ़ जाएगा। लिखिए स्पेशल केस में, if a compound gives 3 ions, if a compound gives 3 ions having stoichiometric coefficients X, Y, Z, if a compound gives 3 ions having stoichiometric coefficients X, Y, Z, then ये लिख दीजिए फॉर्मूला, देन KSP बराबर है X पार X, Y पार Y के जैसे ही तीसरे कोफिशिएंट में जो नंबर आया होगा उसका Z पावर Z वो, और S में भी X, Y, Z तीनों ऐड हो जाएंगे। जैसे मैंने कंपाउंड लिख के दिया KAlSO4 ट्वाइस, आपको कुछ पहले से रटा हुआ होना जरूरी नहीं है, कॉमन सेंस वाली अकल भी लगाएंगे तो ये 3 में कैसे कैसे टूटा होगा आपको फील आ जाएगा। अगर इसमें K है तो K प्लस नाम का ही आयन बनता है, और एक K है तो एक इसने K प्लस बनाया होगा, तो यहां से आपको X बराबर 1 मिलता। फिर आगे Al भी इसमें से एक ही टूटना है, और वो Al ट्राइवेलेंट आयन बनाता तो Al प्लस 3, वहां से भी एक Y एक ही मिलना है, और होल्ट वाइज इस पे लिखा है, समझ में आ ही रहा है कि वो 2 बने होंगे, तो आप 2SO4 आप अपनी कॉमन सेंस एक जगह पे और लगा सकते हो कि जब सब कुछ तोड़ तोड़ दें तो टोटल चार्ज इक्वल अपोजिट जरूर आ रहा हो, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल लेके चले थे। तो ये आप पे -2 चार्ज के 2 सल्फेट आयंस हैं, इनका +4 और इसका -4 मैच हो रहा है, ये फॉर्मूला बन जाता आपके पास। 2 1 की पावर 1 आते, एक 2 की पावर 2 आता, और S में ये तीनों जुड़ते पावर 4 आ रही होती। S में पावर क्या आई थी वो, और KSP के फॉर्मूले में 10 की पावर माइनस कितनी पावर दी है वो। अगर आप कभी भी 4SQ फॉर्मूला लिख रहे हो और आपको KSP जो दिया है वो है 2.7 10 की पावर -28, तो आपका बल्ब यहां पे जल जाना चाहिए कि क्यूब पावर -28। S निकालने के लिए क्यूब रूट लेनी पड़ेगी, तो इसको -27 या -30 होना जरूरी है, क्योंकि क्यूब रूट में 1/3 पावर करना होता है, तो बाकी चीजों का उतना यूज नहीं है। मेन बात क्या है, इसमें आपने 270 करके इसे लिखा होगा और इसे -30 पावर बनाया होगा। फिर आप ऑप्शन सर्च करते कौन सी पावर के, 10 की -10 कहां है, क्योंकि आफ्टर क्यूब रूट 10 पर -10 ही क्रिएट होगा,
तो ये स्मार्टनेस अपने को कैलकुलेशन में रखनी है, बाकी कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। अगर मैंने किसी क्वेश्चन में पूछा अलग अलग 4 ऑप्शन में अलग अलग 4 कंपाउंड है और चारों के अलग अलग फॉर्मूले KSP और S के बीच बने हुए हैं, मैंने पूछा विच इज मोस्ट सॉल्युबल, विच इज लीस्ट सॉल्युबल, तो आपको क्वेश्चन में लिखा जो आएगा वो होगा KSP 1 का, KSP दूसरे का, KSP तीसरे का, वो नंबर लिखे आएंगे। और क्वेश्चन मेरा क्या है, मोस्ट सॉल्युबल, लीस्ट सॉल्युबल, मोस्ट सॉल्युबल, लीस्ट सॉल्युबल। आपको यहाँ KSP में सबकी 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर दिखेंगी, -40, -28, -62 ऐसे पावर लिखी हुई है, ऐसे पावर लिखी हुई है। क्या करना है अपने को, सीधे KSP हाईएस्ट लोएस्ट देख के आंसर टिक कर देना है। बोलो, क्वेश्चन में KSP दिया हुआ आएगा, KSP में 10 की पावर -62 अगर मुझे लोएस्ट दिखती तो उसको लीस्ट सॉल्युबल बोल दूं? नहीं, KSP का काम मोस्टली सॉल्युबल बताना नहीं है। कौन बताएगा मोस्टली सॉल्युबल? S, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो S को बोला गया था। S बड़ा आना मीन ज्यादा घुल रहा है, S कम आना मीन कम घुल रहा है। तो मोस्टली सॉल्युबल KSP से नहीं देखते, क्या करना है, हल्का सा रफ आइडिया लेके सबके S की पावर क्या आएगी वो देखनी है। एक्यूरेट S नहीं निकालने होंगे, चारों ऑप्शन के अंदाजे से S का 10 की पावर 10 की पावर निकालना है। और S मैक्सिमम वाले को मोस्ट सॉल्युबल या S मिनिमम वाले को लीस्ट सॉल्युबल बोलते। तो ये क्वेश्चंस की आगे की एक इंफॉर्मेशन नोट डाल के यहां लिख रहे हैं। अगर मुझे मोस्ट सॉल्युबल पूछना है तो किससे निकालना है, मैक्सिमम S देखकर, नॉट डायरेक्टली बाय मैक्सिमम KSP। KSP ज्यादा देखकर मोस्ट सॉल्युबल सीधे टिक नहीं करेंगे, S किसका ज्यादा है उसको मोस्ट सॉल्युबल बोलेंगे। अब मैं पूछना यही चाहता हूं, कौन सबसे ज्यादा घुलता है, मोस्ट सॉल्युबल कौन है, मैं यही पूछना चाहता हूं, बट मैं मोस्ट सॉल्युबल वर्ड नहीं यूज कर रहा। मैंने इसी क्वेश्चन को कुछ और वे में पूछा, मतलब उसका यही निकलेगा। मैंने कहा आपका AB3 कंपाउंड है, ये मोस्ट सॉल्युबल ज्यादा घुलेगा, तो ज्यादा घुल के क्या करना है इसको, क्या लिखा था आपने रिएक्शन में, घुलने पे क्या हुआ था, ये सॉलिड था और घुल के आयंस बन गए थे। अगर मैंने इसी क्वेश्चन को पूछा होता विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, तो वो यही बात ही पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ही ये लिखी है, सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन का वो मैक्सिमम पार्ट है जो कन्वर्ट इनटू आयंस हो पाया। सी अल्फा कोई तो S लिख रहे हो, तो आपका S बड़ा आने का मतलब क्या है, AB या AB2 या AB3 जो भी है, मोस्ट सॉल्युबल जब बिहेव करेगा तो वो आयंस में कन्वर्ट ज्यादा होगा। तो इसी को पूछने का दूसरा तरीका है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। क्लियर है ये बात सबको? ज्यादा घुलेगा, मोस्ट सॉल्युबल होगा, तभी आयंस प्रोड्यूस ज्यादा होंगे। मोर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस या मोर सॉल्युबल एक ही बात है। और इसी को पूछने का तीसरा तरीका, क्वेश्चन में लिखा हुआ आया 4 कंपाउंड 4 KSP लिखे आए, इनमें से किसका प्रेसिपिटेशन लास्ट होगा, इनमें से किसका प्रेसिपिटेशन लास्ट होगा, यही पूछ रहा है वो। क्योंकि आपने 4 बीकर में 1 2 3 4 नाम के कंपाउंड को घोलना चालू किया, तो कौन लास्ट में बैठेगा, जो सबसे देर तक घुल पा रहा होगा वही लास्ट में बैठेगा ना। तो जो मोस्ट सॉल्युबल है उसका प्रेसिपिटेशन सबसे बाद में होता है, गेट्स प्रेसिपिटेटेड लास्ट। ये सब एक ही बातें हैं, इन सबको S की वैल्यू मैक्सिमम के अकॉर्डिंग गेस किया जाता है। तो दूसरे में इसका ठीक उल्टा लिख दे रहा हूं। अगर मैंने कभी पूछा सबसे कम कौन घुलता है, विच इज लीस्ट सॉल्युबल, तो क्या देखते हैं आप, S की वैल्यू मिनिमम कौन से ऑप्शन में आ रही है, मिनिमम सॉल्युबिलिटी S, उसी को लीस्ट सॉल्युबल बोलते। इसी को बोलने का दूसरा तरीका बोलिए, लीस्ट सॉल्युबल का दूसरा तरीका क्या होगा, कम घुलेगा तो आयंस कम बनेंगे, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये भी वही बात है,
या इसी को बोलने का तीसरा तरीका, विच गेट्स प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट, जो सबसे जल्दी बैठने लगा, इसका मतलब वही सबसे कम घुल पा रहा था, इसीलिए उसका पीपीटी जल्दी बन गया है। ये अगले पॉइंट में जो लिख रहा हूं, ये आप क्वेश्चन में खुद जरूरत पड़ने पे कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, मैं इसको भी फॉर्मूले की तरह लिख दे रहा हूं। समझाइए कैसे आया ये। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का केएसपी का फॉर्मूला एस स्क्वायर था, कोई नंबर दिया था, आप उस नंबर का रूट लेके एस का आंसर निकाल चुके थे। कौन सी यूनिट में आएगा इसका आंसर? मोलैरिटी यूनिट में, मोल पर लीटर। यहां पे कुछ भी नंबर इमेजिन कर लीजिए आप, जैसे 0.2 मोल पर लीटर आया, तो इसको तोड़ दो अलग अलग। 0.2 मोल डिजोल्व होंगे इन 1 लीटर में। क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है? 1 मोल कितने लीटर में डिजोल्व होगा? तो करिए यूनिटरी मेथड लिखते हैं अगर आप, तो ऐसा लिखते हैं 0.2 मोल घोलने के लिए 1 लीटर चाहिए, तो 1 मोल घोलने के लिए क्या चाहिए? तो ये 0.2 उधर गया ना अपॉन में, वही फॉर्मूला बना के लिख दिया। सॉलिबिलिटी के रेसिप्रोकल से क्या आ जाएगा? वॉल्यूम का आंसर जो 1 मोल घोलने के लिए चाहिए, वॉल्यूम इन लीटर रिक्वायर्ड टू डिजोल्व 1 मोल। फॉर्मूला नहीं रटना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, खुद से कॉमन सेंस से भी आराम से आ जाता। अगेन फॉर्मूला अलग से रटा हो उसकी कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से भी आ जाता। जब आप सॉल्व करके एस के आंसर पे आए होंगे और उस एस का आंसर मोल पर लीटर में रहा होगा, तो आपने उसको इनटू मॉलिक्यूलर वेट करके ग्राम पर लीटर में बदल लिया होता। अगर आपके पास एस कौन सी यूनिट में आ चुकी होती? ग्राम पर लीटर में, जैसे मैंने कहा 0.02 ग्राम पर लीटर, ऐसा एस आ रहा है, अब उसकी यूनिट ग्राम पर लीटर हो चुकी है। फिर इमेजिन करिए यूनिटरी मेथड, 0.02 ग्राम डिजोल्व इन 1 लीटर, 1 ग्राम विल डिजोल्व इन 0.02, डिवाइड में ही तो आता, तो इसका फॉर्मूला भी 1/s ही है, पर ये एस अलग यूनिट वाला है, ये एस ग्राम पर लीटर वाला होगा। मोलैरिटी यूनिट के एस का रेसिप्रोकल वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 मोल दे देता, और ग्राम पर लीटर वाली सॉलिबिलिटी है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 ग्राम दे देगा। ये अलग से रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के बीच में अपने आप भी कॉमन सेंस से कर पाओगे ये काम।
ए एक्स बी वाई वाला एक बार खोल के देख लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ए एक्स बी वाई वाला करा था ना क्लास में डिराइव अपन ने, उसको देख लो, सामने रख के बैठो ए एक्स बी वाई को और फिर बताओ क्या है। टिन की दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती हैं? +2 +4। आस और एक का कंसेप्ट क्या होता है? आस छोटी वाली, एक बड़ी वाली होती है, तो यहाँ स्टेनिक बोला है, कौन सा होना चाहिए? एसएन की बड़ी वाली, यानी +4। दो ऑप्शन रेस से बाहर हो गए। कौन से? पहले दो तो स्टेनस स्टेनस वाले होते, +2 तब की बात होती, स्टेनिक में SN+4 होना है। अब अगर SN+4 है स्टेनिक, तो फिर SN_S2 को सही से तोड़ना आना चाहिए अपने को। SN_S2 अगर एक सॉलिड है और उसमें SN+4 निकला होगा, क्योंकि स्टेनिक वर्ड बोला है इसलिए SN+4 है। तो आगे क्या बनाना है, समझ में आ रहा है? क्या बनाना है? दो S जिन पे ऐसा चार्ज हो जो +4 को न्यूट्रल करे, 2S-2 सल्फाइड आयन S-2 चार्ज को ही बोलते हैं। ठीक है, यहां तक तोड़ पा रहे हैं? अब इसके बाद बचे कौन से दो ऑप्शन है? 3 और 4। SN+2 के तो पत्ता कट गया ना। अब आप AXBY देखिए जरा। पहली बार जब आपने KSP लिखा है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोफिशिएंट लिखा है, आयन का नाम लिखा है। स्क्वायर डिब्बे में केवल आयन का नाम लिखना होता है, उस समय तक कोफिशिएंट की बात नहीं आती। जब अगली लाइन में उस आयन की वैल्यू रखी जाएगी तो फिर कोफिशिएंट वहां पे अंदर आपको दिखेगा। यानी AXBY में देखिए, पहले स्क्वायर डिब्बे में क्या लिखा है? XAY+ लिखा है कि केवल AY+ लिखा है? AY+ लिखा है। और दूसरे आयन में स्क्वायर ब्रैकेट में केवल BX- लिखा है। आपसे अभी फर्स्ट स्टेप पूछा जा रहा है, सेकंड स्टेप नहीं। और फर्स्ट स्टेप में केवल नेम ऑफ आयंस आएंगे। तो आंसर कौन सा? 3 की 4? थर्ड वाला। क्या अंतर है थर्ड फोर्थ में? आपने यहां भी 2 लिख दिया, नहीं यहाँ 2 नहीं आना। आयन का नाम 2S-2 नहीं है, आयन का नाम S-2 है। जब उस S-2 की वैल्यू रखी जाएगी तो इस वाले खाने में S रखने में आएगा और इस वाले खाने में 2 × S रखने में आएगा। लेकिन उस 2S को किसकी कंसंट्रेशन बोलोगे? 2S-2 की कंसंट्रेशन 2S नहीं है, S-2 की कंसंट्रेशन 2S है, क्योंकि वो 2 रेशो में बना हुआ है। तो आपको इसको लिखना है कि एसपी में SN+4 पावर में 1 और S-2 पावर में स्क्वायर। Only write name of ions. ये सबसे आसान क्वेश्चन है KSP का। इसमें आपको बिल्कुल जहां से कहानी चालू हुई है वहीं पे ही रुके हुए हैं अभी, कि फॉर्मूला कैसा दिखता। आप उसी में भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि आप पहली लाइन से ही कोफिशिएंट को भी साथ में घुसा लेते हो इक्वेशन में। स्टेप नंबर 1, कोफिशिएंट का काम एक जगह है, कहां? स्क्वायर डिब्बे की पावर में वो लिखे हुए दिखेंगे। स्टेप 2 में जब आओगे तो कोफिशिएंट दोनों जगह काम में आने लगेगा, पावर में भी और अंदर जो वैल्यू रखी जाएगी वहां भी S2S 3S 4S वहां भी कोफिशिएंट दिखने लगेगा। लेकिन स्टेप नंबर 1 में आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ओनली नेम ऑफ आयंस लिखना होता है, उस समय वहां कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता। तो 2S-2 लिखा होने की वजह से ही फोर्थ गलत है और थर्ड आपका सही फॉर्मूला बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन। KSP ऑफ सिल्वर क्रोमेट, KSP ऑफ सिल्वर
क्रोमेट, ब्रैकेट में लिखिए Ag2CrO4, KSP ऑफ सिल्वर क्रोमेट ब्रैकेट में दिया है Ag2CrO4 इज 12.8 into 10 power minus 20. KSP of silver chromate Ag2CrO4 is 12.8 into 10 power minus 20. Find the molar solubility of compound. मैं मोलर वर्ड जब तक नहीं भी बोलूंगा तब तक आप मोलैरिटी यूनिट वाले एस पे ही रुक जाओगे अपने आप से। फिलहाल यहां मोलर बोला हुआ है। फाइंड द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ऑप्शन जब तक मैं नहीं दे रहा तब तक आपको जितना समझ में आ रहा है उतना आप देख लें। जब ऑप्शन 4-4 दिए आएंगे तो आपको और इजी ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्यूरेट पार्ट 10 की पावर सही ढूंढने पे दिमाग लगाना है। जो बचा हुआ नंबर है वो लगभग में 2.3.4 पॉइंट उतना इंटीजर ढूंढ लो। 2.8 आना है कि 2.6 आना है कि 2.1 आना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन इतने क्लोज होंगे ही नहीं, आपको 10 की पावर से फर्क मिल जाएगा। Ag2CrO4 कैसे कैसे टूटता? 2 Ag प्लस 1 CrO4 माइनस 2। यहां 2 और यहां 1 होने का मतलब है 2 और 1 वाला फॉर्मूला 4s³ इस कंपाउंड पे लगा होगा। उस 4s³ की वैल्यू 12.8 10 की पावर माइनस 20 है। आपका फोकस 4 और 12.8 पे कम होना चाहिए, माइनस 20 पे ज्यादा। पहले आपको इसको 3 के मल्टीपल में लाना है ताकि आप क्यूब रूट ले पाओ। तो पॉइंट हटा के आपने इसे 128 कर दिया, 4 डिवाइड में है, ये माइनस 21 पे अब चल रहा है। 128/4 32 आया आपके पास। 32 10 की पावर माइनस 21 ऐसा s³ है, और s के लिए इस पूरे का क्यूब रूट निकालना है। तो 32 की क्यूब रूट में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, अंदाजे से उसको लिख दीजिए। आप 1 2 3 4 के क्यूब बोलोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है। ये 27 से जस्ट बड़ा नंबर है, तो समथिंग 3.2 टाइप ऐसा लिख दें। और पावर है मेन चीज जो -7 पे आई होगी। ये वाला ऑप्शन देख के अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि 3 पॉइंट में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन होंगे ही नहीं। मोस्ट प्रोबेबली तो 10 की -7 ही अलग अलग ऑप्शनों में डिफरेंट पावर की लिखी होगी। रेयर केस में -7 2 में मैच हो रहा होगा, तो कहीं 8 पॉइंट समथिंग लिखा होगा, कहीं 3 पॉइंट, कहीं 4 पॉइंट, तो 3 पॉइंट समथिंग पे आपका आंसर मैच कर जाता। उसकी क्यूब रूट निकालने का टाइम वेस्टेज नहीं करना है। समझ में आया क्या हो रहा है? मुझे क्वेश्चन दोबारा ना देना पड़े इसलिए मैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को करके पूछ ले रहा हूं। अगर पिछले क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी निकाली थी वो पूछूं ही नहीं, मैं तो सीधे ये बोलूं KSP ऑफ सिल्वर क्रोमेट इतना है, Ag प्लस आयंस की कंसंट्रेशन निकालें,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पूछूंगा तो उसका रास्ता एस से होके ही जाएगा। पहले आप एस तक पहुंच जाओ और फिर एस के हिसाब से अपनी कोफिशिएंट्स देख लीजिए कि जिस आयन की बात हो रही है वो एक कोफिशिएंट पे निकला है कि 2 पे निकला है कि 3 पे निकला है। जब आपने इस कंपाउंड की इक्वेशन बनाई होती तो यहां सी में से जब एस सब्ट्रैक्ट किया होता तो यहां ए बी टाइप होने पे एस और एस ही आए होते, पर ये ए बी टाइप नहीं है तो यहां 2s आया होता। एस तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। जब आप इनटू 2 करेंगे तो आंसर एजी प्लस का आ जाता। दिमाग में ही आप ये स्टेप कर चुके होते, मैं उसको लिख के दिखा दे रहा हूं। ये स्टेप आपने किया होता मेंटली, और एजी प्लस की कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी की ट्वाइस है। तीन फॉर्मूले बनाने हैं बस इन तीनों कंपाउंड के लिए। एक्स वाई या एक्स वाई जेड वाला जो कंसेप्ट था उसको यूज करते हुए। पहले पार्ट में 256 एस पार 5 4s क्यूब 2916 एस पावर 8। फर्स्ट में तो कोई ऐसा ट्रिकबाजी है नहीं, एक 1 और एक 4 वो जनरल फॉर्मूले में आप रख देंगे एक्स और वाई की जगह। तो एक 1 पावर 1 और एक 4 पावर 4,
इससे 256 तो बाहर का नंबर बनेगा और s पावर 14 जुड़ के 5 पावर आएगी। सेकेंड पार्ट जो है ये वांट ऑफ फैक्टर के समय भी आपको डिस्कस कराया जा चुका है। इसको प्रॉपरली तोड़ना हमें इस तरीके से आता है। वांट ऑफ फैक्टर में भी ये बताया गया था कि 2Hg प्लस 2Cl माइनस ऐसे ये नहीं टूटता है। जब आप सही तरह से इसको तोड़ोगे तो 1 और 2 के हिसाब से 4s क्यूब वाला इसमें भी आराम से आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड में एज सच कुछ ट्रिक नहीं है, केवल वो 3 वाला है, आपको एक्स वाई जेड के अप्रोच पे इसको तोड़ना है। और हम बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं भी हैं इस कंपाउंड से, तो नाम से समझ में आता है कहां कहां से तोड़ना है। LiNa फर्स्ट ग्रुप वाले +1 के आयंस बनते हैं हमेशा, तो 3Li प्लस बनना ही है, 3Na प्लस बनना ही है। इस पे होल्ड वाइज लगा हुआ है तो ये वाले 2 बनेंगे ही। ज्यादा से ज्यादा ये होता कि आप AlF6 का चार्ज नहीं जानते होते, तो चार्ज गलत सलत भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये X, ये Y और ये Z तो मिल चुका है, और चार्ज कॉमन सेंस से सही लिख भी सकते हो आप, वो -3 आएगा, तभी ये +6 -6 न्यूट्रल हो पाएगा। अब आपको इसे 3 वाले में रख देना है, तो आपको 2 तो 3 क्यूब मिलेंगे जो है 27 27 729 27 के स्क्वायर से आएगा। 1 इंटू 4 और आ रहा है, बाहर का नंबर 2916, s पावर में ये 332 जुड़ेंगे तो s की पावर 8। जैसा मैंने कहा, अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, केवल फॉर्मूला बना के छोड़ना है, तो उसको किसी भी पावर तक ले जा सकते हैं। इवन s की पावर 8 भी बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने में नॉर्मली 2 3 4 पावर तक ये क्वेश्चन आते हैं। स्टेप बाय स्टेप ही हो पाएगा ये क्वेश्चन, ऐसा कोई रटा हुआ 1 लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं है। अभी सिल्वर क्रोमेट वाला क्वेश्चन किए थे, वैसे ही इस MOH होल्ड ट्वाइस को बोलिए तोड़ के क्या क्या लिखूं। अगर ये MOH होल्ड ट्वाइस नाम का कोई सॉलिड है तो ये घुलने पे क्या क्या आयंस देता, एक M+2 वाला और 2 OH माइनस वाले। फिर इसमें आप C00 वाली इक्वेशन बना के लिख दो जैसे सिल्वर क्रोमेट में थी, तो यहां C00, अगली बार C-S, यहां S, यहां 2S। अब समझ में आ गया रास्ता। आप pH से घूम फिर के कहां तक आओगे, pH से POH और एंटी लॉग से OH माइनस सॉल्व हो जाता, उस OH माइनस को इस 2S के बराबर रख देंगे तो S आ जाएगा, और फिर आप S से KSP निकाल सकते हैं। अगर pH है 10.6 तो POH आता
14 माइनस से 3.4, इसको आप 4 माइनस 0.6 या 4 माइनस log 4 लिखते तो OH माइनस 4 इंटू 10⁻⁻4 आता और ये 2s के बराबर है। तो यहां से s आधी यानी 2 इंटू 10⁻⁻4 आती और उसे 4s क्यूब वाले फॉर्मूले में आप रखते तो आपके पास 8 और -12 यानी 32 माइनस 12 या 3.2 इंटू 10⁻11 ये फाइनल आंसर आ जाएगा। s की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁻4, उसको 4s क्यूब में रख दें, फाइनल आंसर ऑफ KSP आ जाएगा। तो इसमें काफी सारी वैरायटी इसमें भी बनती है KSP आर्टिकल में, बट मोर देन 50% वैरायटी इसी तरीके के क्वेश्चंस की है और ये जनरली आराम से हो जाता है। बाकी आने के मुकाबले थोड़ा सा इजी पड़ता है ये वाला। टेस्ट में एटलीस्ट बफर तक तो आ ही रहा है। KSP को लेके अभी 50-50 है क्योंकि आपका बैच एक टर्न आगे चल रहा है, तो हो सकता है KSP नहीं आए, बट अप टू बफर तक तो आना ही है। ठीक है, बफर वाले तो सारे दे दिए ना मैंने होमवर्क में। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वाले में, KSP वाले में फर्स्ट एक्सरसाइज के 38 से 44, 38 से 44, 46, 38 से 44, 46, 50, 51, 53, 54, 56, 57। ठीक है।